Hello students, today we are going to start our new chapter organizing. प्लानिंग चैप्टर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। प्लानिंग में हमने डिस्कस किया था कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग एडवांस में डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे कंप्लीट होंगी, उसके लिए किन किन चीज़ों की, किन किन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। तो वो डिसीजन मेकिंग जो हमारा था वो कंप्लीट हमारा प्लानिंग में आ चुका है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, यानी कि जो प्लान हमने बनाया उस प्लान के अकॉर्डिंग अब उसको हमने एक्शन की फॉर्म में लेके आना है, तो वो हमारा ऑर्गेनाइजिंग में कंप्लीट होता है। ठीक है, नॉर्मल अगर वर्ड्स में मैं बोलूँ तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना। जो पर्टिकुलर प्लेस हमने उन चीज़ों के लिए डिसाइड किया हुआ है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइज करना। ठीक है, तो सेम ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट की जाती है। कैसे की जाती है? एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में क्या होता है, बहुत सारा रॉ मटेरियल होता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स होते हैं, फिनिश्ड गुड्स होते हैं। तो क्या किया जाता है, वहाँ पर सारी चीज़ों के लिए एक पर्टिकुलर प्लेस होता है और उन चीज़ों को देखने के लिए, उसकी देखरेख करने के लिए एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट सिर्फ अपनी ही उन सारी चीज़ों की देखरेख करता है जो उनके अंडर आती है, यानी कि जो उनकी ड्यूटीज़ होती है वो सिर्फ उसको फॉलो करते हैं। तो ऐसे सारे काम जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में, छोटे छोटे डिवीजन में डिवाइड कर दिए जाते हैं, डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिए जाते हैं और सारे लोग अपने काम के लिए ही क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो वो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस ही कहलाती है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइजिंग कैसे होती है, इसकी क्या इम्पॉर्टेंस होती है। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? ऑर्गेनाइजिंग इज द प्रोसेस that initiate implementation of plan by clarifying jobs and working relationship and efficiently deploying resources to achieve the objectives. Organizing क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस जो क्या करती है, इनिशिएट लेके आती है किस चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ प्लान्स को। जो प्लान्स हमने प्लानिंग प्रोसेस में डिसाइड किए उनको इम्प्लीमेंट करने का जो काम है। अब वो इम्प्लीमेंट कैसे किया जाएगा, यहाँ पर सारे पर्सन्स की जो जॉब है उसको क्लैरिफाई कर दिया जाएगा। आपस में लोगों का डिपार्टमेंट्स में वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो डिसाइड किया जाएगा ताकि हम सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर सकें और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। ठीक है, तो ये होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का नेचर क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या चीज़ें आती है। ऑर्गेनाइजिंग एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स होता है, बहुत सारे लोग होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक बिजनेस में। वो सारे लोग मिलकर क्या करते हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करते हैं। सबका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है जो बिजनेस डिसाइड करता है, सारे लोग उसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क होता है, काम कैसे किया जाएगा, सभी लोगों में, जितने भी लोग वहाँ पर काम करते हैं सभी में काम को बांट दिया जाता है और वहाँ पर कोऑपरेटिव एफर्ट्स होते हैं, यानी कि कोऑपरेशन किया जाता है। जिसको जो काम दिया जाएगा वो सिर्फ उसी काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। कम्युनिकेशन की जाती है, अगर किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपस में कम्युनिकेशन किया जाता है। सेंट्रल अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी जो है मैनेजमेंट के पास होती है, जब भी वो वर्क देगी तो साथ में अथॉरिटी भी देती है एंड रूल एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो ये होती है हमारी ऑर्गेनाइजिंग। एक ऑर्गेनाइजिंग में, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब बहुत सारे लोग किसी एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कोऑपरेशन के साथ में काम करते हैं, अथॉरिटीज़ के साथ में काम करते हैं और रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो वो हमारी कहलाती है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजिंग। अब हम कर लेते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कि क्या क्या स्टेप्स आती है, कैसे कैसे हम ऑर्गेनाइजिंग जो है उसको कंप्लीट करते हैं। तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस हमारी आती है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ एंड स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स हमारे आते हैं प्रोसेस में, हमें इनको याद रखना होगा। फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। इसमें हम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइप्स की एक्टिविटीज़ की जाती है, पहले हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं तो मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल मंगवाया जाता है, फिर उसको तैयार भी किया जाता है, सेल भी की जाती है,
ठीक है। उसके लिए रिसर्च का काम भी किया जाता है, बिलिंग का काम भी किया जाता है, इंश्योरेंस का काम भी होता है, टैक्स के कैलकुलेशन का काम भी होता है, पैकिंग का काम भी होता है। तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जो जो काम किया जाता है उन सारी एक्टिविटीज़ को, उन सारे वर्क्स को आइडेंटिफिकेशन करके उनको बांटना है। कैसे बांटेंगे? उन लोगों को बांटेंगे जो उससे रिलेटेड एक्सपीरियंस रखता है, कैपेबिलिटीज़ रखता है, क्वालिफिकेशंस रखता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको सिस्टमैटिक वे में डिवाइड कर देंगे। ये होगा हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। हमने काम को आइडेंटिफाई कर लिया और उसको लोगों को हमने बांट दिया। सेकेंड प्रोसेस हमारी आती है डिपार्टमेंटलाइजेशन, यानी कि डिपार्टमेंट्स बनाने होते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो सिमिलर नेचर के जो टास्क होते हैं, जो जॉब्स होती है, उनको हम ग्रुपिंग कर देंगे, उनको हम एक एक को डिवाइड कर देंगे। यानी कि जैसे मार्केटिंग की बात करें तो रिसर्च का काम है या सेल्स का काम है या मार्केटिंग का काम है, हमने इन तीनों को, ये एक ही सिमिलर नेचर के हैं तो हमने सेल्स डिपार्टमेंट को दे दिया। इसी प्रकार से जैसे टीडीएस कैलकुलेशन का काम हो गया है ना, बैंक रिकन्सिलेशन का काम हो गया, टैक्सेशन का काम हो गया, ये सारा का सारा काम हमने फाइनेंस डिपार्टमेंट को दे दिया। तो ऐसे हम डिपार्टमेंट्स बना देंगे। ठीक है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हमने बना दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमने बना दिया, सेल्स डिपार्टमेंट हमने बना दिया, रिसर्च डिपार्टमेंट हमने बना दिया। तो इस तरीके से हम डिफरेंट डिपार्टमेंट बना देंगे और जो सिमिलर टास्क होंगे उसको एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को दे देंगे। अब जो इसमें स्ट्रक्चर्स हमारे बनते हैं वो 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड सेकंड होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर होता है जब हम फंक्शंस के बेस पर ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। और जब हम प्रोडक्ट्स के बेस पर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो वो हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, फंक्शनल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस एंड डिविजनल का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिपार्टमेंटलाइजेशन। नेक्स्ट हमारी आती है स्टेप असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। जब हम डिपार्टमेंट्स बना देते हैं तो सभी डिपार्टमेंट्स में जो भी लोग वर्क करते हैं, जो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर काम करते हैं, उनके बीच में उनकी ड्यूटीज़ को असाइन कर देते हैं। यानी कि उनको बता देते हैं भाई आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी और काम कैसे दिया जाएगा उस पर्टिकुलर पर्सन का। यानी कि अगर मैं एक एम्प्लॉय की बात करूँ तो उसकी नॉलेज, उसकी स्किल, उसकी क्वालिफिकेशन के बेस पे हम उसको काम देंगे और उसकी ड्यूटीज़ जो है वो उसको हम बता देंगे कि उसको क्या क्या काम कब कब और कैसे कैसे कंप्लीट करने हैं। उसके बाद लास्ट हमारी स्टेप आती है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब हम रिपोर्टिंग रिलेशनशिप डिसाइड करेंगे कि जो पर्सन काम करने के लिए रेडी है, जिनको हमने ग्रुपिंग में डिवाइड किया है, उनका आपस में रिलेशनशिप जो होगा वो कैसा होगा, कौन किसका सीनियर होगा और कौन किसका जूनियर होगा। ये इसलिए डिसाइड किया जाता है ताकि हर वर्कर को, हर एम्प्लॉयज़ को ये पता रहे कि रिपोर्ट किस पर्सन के पास जाएगी। ठीक है, और अगर उसको काम कराना है तो उसके नीचे कितने पर्सन्स काम करते हैं। तो उस एफिशिएंसी को, वर्क की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम आपस में लोगों के रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स जो हैं वो स्टैब्लिश कर देंगे। तो ये होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। ठीक है, हमने क्या किया, पहले आइडेंटिफिकेशन किया कि टोटल क्या वर्क किया जाता है, फिर उसको हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने डिपार्टमेंट्स बना दिए। हर डिपार्टमेंट में जो पर्सन हमने लगाया उसको हमने ड्यूटीज़ बता दी और ड्यूटीज़ के बाद उसको हमने रिलेशनशिप्स बता दिए कि कौन किसका सीनियर होगा और कौन किसका जूनियर होगा। तो ये होगी हमारी ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। अब हम कर लेते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। क्या इम्पोर्टेंस होती है, फ़ायदा क्या होता है ऐसा करने से। ये जो प्रोसेस हमने की, डिपार्टमेंट्स बनाए, लोगों को उनकी ड्यूटीज़ बताई, उनके रिलेशनशिप्स हमने आपस में समझाए, तो इसकी इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो इसकी इम्पॉर्टेंस में आती है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल्स, एडेप्शन टू चेंजेस एंड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ्स। तो इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन। अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे, हम डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, लोगों को उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग काम को देंगे,
तो उससे हमें स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट होगा। अब स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट का मतलब जो पर्सन जिस काम में एक्सपर्ट है, अगर हम उसको वही काम देंगे तो वो काम को जल्दी करेगा, कॉस्ट भी कम आएगी और टाइम भी कम लगेगा और वेस्टफुल एक्टिविटीज जो होंगी वो नहीं हो पाएगी। तो इससे उसकी स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट हमें मिलता रहेगा। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। सेकेंड पॉइंट हमारा आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। आपस में लोगों के बीच में क्या रिलेशन है वो क्लियर हो जाता है, क्योंकि जब भी हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं तो लोगों की ड्यूटीज़ उनको समझा देते हैं, उनके रिलेशंस के बारे में उनको बता देते हैं कि उनको किन के साथ में कम्युनिकेट करना है, किसको रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा क्लियर कर देता है कि लोगों का रिलेशनशिप आपस में कैसा होगा, ताकि बार बार उन लोगों को पूछने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस हमारी आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब मैन पावर, मशीनरी, मनी, रॉ मटेरियल, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा पूरा और बहुत अच्छे से इनका यूटिलाइजेशन हो पाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हर पर्सन को हमने उसकी जॉब एलोकेट कर दी, हर पर्सन को काम समझा दिया और काम जो है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस और अकॉर्डिंग टू स्पेशलाइजेशन हमने दे दिया। तो इससे क्या होगा, सारे जो काम है वो प्रॉपर टाइम पर कंप्लीट हो जाएंगे, किसी भी काम की ओवरलैपिंग नहीं होगी। ओवरलैपिंग का मतलब होता है दोहराव होना, एक ही काम एक से ज़्यादा बार कर देना। तो जब हर पर्सन को उसका टास्क दिया जाएगा तो वो अपना ही काम करेगा, तो दोहराव होने की तो बात ही नहीं आएगी इसमें। और हर रिसोर्सेज का सही से प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हर पर्सन अपने काम को करने में एक्सपर्ट है, तो वो वेस्टेज नहीं करेगा। ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा आता है एडेप्टेशन टू चेंजेस। अडेप्ट कर लेते हैं किस चीज़ को? चेंजेस को। देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा होता है वो चेंज होता रहता है, डायनेमिक नेचर है इसका, वो चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे तो सारे लोगों को उनका काम सौंप दिया जाएगा। और अगर फिर भी चेंज होता है, कोई भी डायनेमिक एनवायरनमेंट अगर बिजनेस को अफेक्ट करता है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम थोड़ा बहुत उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्योंकि अगर चेंजेज होता है तो वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को ही अफेक्ट करेगा, तो बाकी डिपार्टमेंट पर उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। जिसमें होगा उसकी पॉलिसीज वगैरह को हम इजीली चेंज कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, भाई मैनेजमेंट जो होगा, प्रशासन जो होगा ना, वो बहुत अच्छे से काम करेगा, सारी चीज़ें स्मूथली फंक्शन कर पाएंगी। कैसे हो पाएगी? भाई स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग लोगों को काम दे दिया जाएगा। ठीक है। सभी लोगों को उनकी अथॉरिटीज और पावर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनकी जॉब्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस बता दिया जाएगा कि उनको किसको रिपोर्ट करनी है, क्या क्या उनके पास उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, जिससे काम दोबारा नहीं होगा, वेस्टफुल एक्टिविटीज़ नहीं होगी। तो जो मैनेजमेंट है उसका टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी। ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस की इंपॉर्टेंस होगी कि इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बिजनेस एक्सपेंड भी करेगा और ग्रोथ भी उसकी होगी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रन करेगी, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा सारी चीज़ों का, हर पर्सन को उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग, उसके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, सारा काम बहुत स्मूथली होगा। तो बिज़नेस जो है वो भी ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा, बिजनेस में प्रॉफिट होने के चांसेस इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो हमें ध्यान में रखना है कि ऑर्गेनाइजिंग कैसे की जाती है। ऑर्गेनाइजिंग में पहले एक्टिविटीज़ को देखा जाता है, देन उनको डिवाइड किया जाता है, सिमिलर नेचर की एक्टिविटीज़ को पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का नाम दे दिया जाता है, हर डिपार्टमेंट के लोगों को उनकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताया जाता है, ताकि वो उसी के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, अकाउंटेबल हो। और जो पर्सन काम करेगा, जिसको हम ड्यूटीज़ देंगे, उनके आपस में जो रिलेशंस होते हैं उसको भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं। अगर ये सारी चीज़ें स्मूथली होगी, प्रोसेस के अकॉर्डिंग होगी, तो बिजनेस को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल यानी कि जो सबॉर्डिनेट्स हमारे होते हैं, जो हमारे नीचे काम करते हैं, उनका भी डेवलपमेंट होता है। भाई आप जिस पर्सन को काम दे रहे हो, अगर वो उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, तो उसको काम करने में मज़ा आएगा, है ना। और जब वो पर्सन धीरे धीरे उस काम को करेगा तो वो और एक्सपर्ट होता चला जाएगा।
इन केस कल को अगर उसको कंपनी छोड़नी भी पड़े तो दूसरी जो कंपनीज हैं वो उसको ईजिली हायर कर लेंगी। तो इसलिए हर व्यक्ति का जो इस तरीके से काम करेगा, ऑर्गेनाइजिंग फॉर्म में काम करेगा, उसका खुद का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखता है और जो मैनेजर्स है उसका वर्कलोड भी रिड्यूस हो जाता है। तो इससे डेवलपमेंट हो जाता है सभी सबऑर्डिनेट्स का। तो ये थी सारी हमारी इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोसेस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।